बेटा 7 यूनिट की जो आपकी ऑलरेडी बन चुकी हैं, वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं। हमारी 8वीं यूनिट जो है इसमें 2 पार्ट है, एक है एटम, एक है न्यूक्लियाई। तो बेटा हम यहाँ आज एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एटम में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लाइक फॉर एग्जाम के लिए आ सकते हैं। तो एटम में सबसे पहले बेटा कि जो एटम का जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज डन बाय द जे थॉमसन, और उन्होंने क्या बोला था कि वाटर मेलन की तरह है, एक तरबूज की तरह है, जिसमें जो सीड्स हैं these are like as the electrons and remaining part that is behave as the positive charge। लेकिन एटम के बारे में जे थॉमसन ने जो बात बोली थी कि भाई जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जिसका जो साइज था बेटा 10⁻⁻10 मीटर। दो मेन जो पॉइंट है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड द साइज इज 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज डन बाय द जे थॉमसन। अब यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, वो आपका रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा स्कैटरिंग या स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एटम जो है रदरफोर्ड मॉडल या अल्फा रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। ये जो टॉपिक है बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्कैटरिंग बेटा, इसमें क्योंकि हम डीपली सारा जो चैप्टर है यूनिट वाइज जो टॉपिक वाइज है सारा यूट्यूब पे अपलोडेड है चैनल पे। तो मैं यहाँ जो मेन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और मे भी पॉसिबिलिटी क्या आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये मेन टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यहाँ कई बार डायरेक्ट आ जाता है तो इसको कर लेना बेटा, आप वहाँ चैनल से ही कर लेना बेटा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्कैटरिंग जो है अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल जो है बेटा दैट इज द अल्फा स्कैटरिंग। एंड अल्फा क्या होता है बेटा, हीलियम होता है 2,4। तो इसमें जो मेन जो पॉइंट था बेटा आपका वो क्या है, 2 पॉइंट मेन आते हैं जिनकी डेफिनेशन आती है। एक है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच और एक है बेटा कि आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। तो एक जो है बेटा डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, जो मेन पॉइंट है बेटा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस द क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, r0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच तो क्या था बेटा, वो क्या था, ये जो मिनिमम डिस्टेंस था, जैसे कि ये लिए थे आपने यहाँ न्यूक्लियस और ये पेरिफेरी जो ऑर्बिट्स है बेटा आपके यहाँ। तो इसमें क्या था बेटा, जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये फास्ट मूविंग ये अल्फा पार्टिकल था बेटा हीलियम दैट इज द 2,4। ये पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव नेचर है, और ये किसकी तरफ, ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेटा एंड द चार्ज इज Z/E। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जैसे ही ये जो है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल इसकी पेरिफेरी में एंटर कर रहा है, एटम की अप्रोच में जा रहा है, टुवार्ड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है बेटा। तो जब ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो ये एक फील कर रहा है रिपल्सन, बहुत ज्यादा रिपल्सन फील कर जाएगा एक पॉइंट पे। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये ऑब्जर्व की गई कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गोज ऑन डिक्रीज। इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो बेटा क्योंकि इस पे जो चार्ज है दैट इज 2 × E इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। तो ये जो है एक ऐसे पॉइंट से जो होगा बाउंसिंग बैक हो जाएगा, यहाँ एक ऐसे पॉइंट से बाउंसिंग बैक हो जाएगा, ये वापिस आ जाएगा बेटा। ड्यू टू इट मीन बाउंसिंग बैक क्यों हुआ, इसका मतलब है कि एटम का ऑल ऑफ द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट ए कोर इनसाइड द एटम एंड दैट कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बहुत ज्यादा फोर्स और रिपल्सन फील की तो ये बैक बाउंस हुआ बेटा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस दैट इज द सेपरेशन, दैट सेपरेशन इज द r0। ये जो सेपरेशन है बेटा वो क्या था, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच था। मींस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एन एटम या बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर
डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल रिट्रेस बैक। देखिए बेटा, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, किसके बीच में, सेंटर ऑफ एन एटम एंड एक पॉइंट फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल, डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल रिट्रेस बैक, या यू कैन से फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल bounce back due to the strong repulsive force। तो बेटा दैट इज द आर नोट, और आर नोट जो होता है दैट इज आर नोट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज द 2z² बाय, ये हमारे पास यहाँ क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, काइनेटिक होगा, क्योंकि इसकी जो जब ये जाएगा तो इसकी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट जाता है तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। जब इसकी पेरिफेरी में एंटर करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जैसे जैसे ये आएगा नजदीक तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर, तो यहां से ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर का डेरिवेशन बन जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो है इक्वल हो जाती है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी सभी बच्चों को पता है भाई, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर जो चार्ज है पोटेंशियल वो कितना है, तो वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बेटा चार्ज कितना है न्यूक्लियस पे, Ze, बाय डिस्टेंस कितना, दैट इज R0, ये पोटेंशियल आ गया, और चार्ज जो एंटर हुआ है वो कितना बेटा, दैट इज द 2E। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे आके किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं, जो कि आपका ये आएगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, इसमें अगला जो टॉपिक है, हाँ एक और यहाँ से एक दिखाई देता है कि बहुत जो कम है बेटा, ये जो स्कैटर्ड हुआ है यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, कितनी है बेटा, 180 डिग्री एंगल है जो स्कैटर्ड हुए हैं। और एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, एटम का बहुत सारी स्पेस जो क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि ये कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल है वो कितने एंगल से स्कैटर्ड होंगे, 180 से, बहुत कम होंगे बेटा, ठीक है। और जो यहाँ कुछ जो है, यहाँ जो आ रहे बेटा, ये वाले अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं ये भी स्कैटर्स हो जाएंगे। कैसे स्कैटर्ड जाने से इसी देते बेटा, ये रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे तो ऐसे स्कैटर्स हो जाएंगे, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 से। और जो ये वाले अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ, ये वाले अल्फा पार्टिकल है बेटा, सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन जब ये स्कैटर्ड होंगे तो इस तरह जाएंगे, तो ये जो एंगल आएगा बेटा दैट इज थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। कुछ ग्रेटर देन 90 से, कुछ लेस देन 90 से, और कुछ बेटा किससे, 180 से। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो ये था डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। जो सेकंड आपका टॉपिक है बेटा वो है इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर जो है, एटम के दो पैरामीटर्स है बेटा, एक है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा बेटा इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या बेटा, ये न्यूक्लियस था आपका, तो ये सेंट्रल लाइन थी, ये अल्फा पार्टिकल, डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल था बेटा, दैट इज द डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल। तो इनके बीच में ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। तो बेटा इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ ए न्यूक्लियस एंड क्या बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये जो है बेटा दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। क्या लिखोगे, दैट इज द velocity vector, that is the velocity vector of alpha particle, of the alpha particle, that is the velocity vector of the alpha particle and central line of the nucleus। इनके बीच में जो perpendicular distance है that is called impact पैरामीटर। अब जो इम्पैक्ट पैरामीटर है होता क्या है, ये होता है बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दैट इज Ze²। और यहाँ जो आपका आएगा दैट इज द E के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड हेयर cot ऑफ θ/2। ये टर्म ऐसे भी आती है, अदरवाइज ये टर्म इस तरह भी आती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दैट इज द Ze² बाय काइनेटिक एनर्जी एंड हेयर यू कैन से इट इज द 1 +
cos of theta, and here 1 minus cos of theta, where theta is the scattering angle. क्या बेटा? that is the scattering angle. theta is the scattering angle. ये scattering angle है बेटा, ठीक है। तो यहां पर जब आप पुट करोगे 1 प्लस कोस क्या होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या बन गया बेटा? कोट का स्क्वायर, और कोट का स्क्वायर को ऊपर रूटेड क्या है तो ये आएगा आपका। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 180 भाई इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कब जीरो होगी? तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू देखिए बेटा, जब थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री। तो जो कोट बेटा, कोट जो है, कोट कितना रह गया आपका? 90 रह गया, और कोट 90 क्यों जाएगा? जीरो। इट मीन जो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जब जो है अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से स्कैटर्ड हो? 180 से स्कैटर्ड हो, देन द वैल्यू ऑफ बी मींस इंपैक्ट पैरामीटर को जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये दो टर्म थी बेटा इंपॉर्टेंट थी आपकी, जो है आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल जो है बेटा फेल क्यों हुआ था? उसको कई क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई जो चलो ठीक है सेंटर के बारे में बता दिया, एटम का सेंटर है ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, हाउएवर देयर इज ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम्स एट द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस पे तो सारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल आप जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसके अंदर कैप्चर हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रिवॉल्व करने का, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है? तो ये सब जो है बेटा रदरफोर्ड नहीं दे पाया था। तो रदरफोर्ड की इन कमियों को दूर करने के लिए आपका जो है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आया था। तो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो बोर्स मॉडल है बेटा, बोर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कह दीजिए। इसने क्या किया था बेटा? इसने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, देखिए 3 पोस्टुलेट्स है तो 3 इक्वेशन, तो वहां से सारी की सारा जो है ये चैप्टर समझ में आ जाता है। तो 3 पोस्टुलेट्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपने क्या करना है? पोस्टुलेट्स करने हैं बेटा, आपने बोर के पोस्टुलेट्स करने हैं। तो 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला क्या बोला था इन्हें कि इन एवरी एटम, भाई हर एक एटम के अंदर देयर इज ए टीनी सेंट्रल कोर वेयर होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एंटायर एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एंड व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात तो रदरफोर्ड ने बता दी थी कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो रदरफोर्ड ने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने बोल दिया था बेटा, कह दिया था कि भाई जो हर एक एटम का एक ऐसा पॉइंट होता है, उसके इनसाइड में कोर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज जो है किसका एटम का, वो क्या होता है बेटा? सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बट उसके बाद इसने क्या बोला? इसने क्या दिया बेटा पोस्टुलेट्स में कि इन एवरी एटम देयर इज अ टीनी सेंट्रल कोर वेयर entire positive charge and whole the mass of the atom is supposed to be concentrated and the electrons are revolving in their stationary state, means in their respective orbit। और वो कौन से ऑर्बिट है? स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई इलेक्ट्रॉन जो है बेटा किस में घूम रहे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इसने क्या दिया था कि भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इसमें घूम रहे हैं, स्टेशनरी स्टेट में ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ये ऑर्बिट है, ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें ये कौन से ऑर्बिट है? ये नाम दिया बेटा इसने स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम दे रहे हैं बेटा इसको? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होते हैं जहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो ये जो बेटा ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो कैसे? कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या प्रोवाइड कराती है? फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? तो सभी को पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला जो है बेटा क्या होता है कि दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बेटा यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज दैट इज
जेड ई एंड द इलेक्ट्रॉन पे ई एंड द आर का स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, दैट इज बैलेंस बाय, ये जो है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट विल प्रोवाइड, ये ही प्रोवाइड कराएगी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, किसको, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज द एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से क्या हुआ, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज द जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज द एम वी स्क्वायर बाय आर, where v is the velocity, linear velocity, however the electrons are revolving with angular velocity, angular velocity के साथ चल रहे हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि जो v is equal to होता है बेटा वो क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, ये इक्वेशन आप यूज करोगे। तो यहाँ ये जो कंसेप्ट था बेटा आपका, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था, तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये वाली। अब सेकंड पोस्टुलेट जो है बेटा, सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोल रहा था इसने कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है उनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एंगुलर momentum of the revolving electron in their respective stationary orbit is equal to integral multiple of h upon 2 pi, ये कहा था बेटा, ये सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है बेटा। और थर्ड क्या था, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो लाइट निकलती है, और लाइट क्या थी बेटा, h इंटू न्यू। यहां से उस लाइट का पता लग जाएगा कौन सी लाइट है, या फिर यदि ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो पता लग जाएगा। और यहां से बेटा दैट इज द एच सी बाय लैम्डा, और यहां हम क्या निकाल लेते थे, 1 बाय लैम्डा निकाल लेते थे। तो 1 बाय लैम्डा जो है बेटा आपका क्या आया था, तो E2 माइनस E1 बाय एच सी, ये इधर आ गया, तो ये था बेटा आपका 1 बाय लैम्डा, ठीक है बेटा, जिससे कि आपका जो स्पेक्ट्रम जो सीरीज है वो बनी थी। तो यहां पर सबसे मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट तो ये आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट। मतलब दो रेडियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेडियस का फार्मूला है जब आप निकालोगे डेरिवेशन, दैट इज द nth ऑर्बिट में रेडियस जो है बेटा वो जो आएगी आपकी n स्क्वायर s स्क्वायर and that is the epsilon naught by pi, that is pi m z e square, z e square and the pi m, ये आपका रेडियस आएगी। और ये रेडियस कहां से आना बेटा, ये इस कंसेप्ट से और आपका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है इन दोनों से आ जानी है, क्योंकि देखिए यहां से आप ये निकाल दोगे, ठीक है बेटा, या फिर आप यहां पुट करोगे तब भी आ जाएगा बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो आप ये जो है r निकाल दीजिए, इधर जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज द जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज आर। अब आपने क्या करना है, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा आर होता है। अब यहां पर आपने जो है सेकंड पोस्टुलेट्स यूज करना है। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से किसकी वैल्यू निकाल देनी है, v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। जब v की वैल्यू निकालोगे तो v जो आएगा आपका वो क्या आएगा बेटा, दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई एम और आर। बेटा यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो आपके पास जो रेडियस आएगी nth ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा वो आपका जो है ये फॉर्मूला बेटा जो मैंने आपको लिखा है कि रेडियस इन द nth ऑर्बिट, ये बनेगी आपकी रेडियस इन द nth ऑर्बिट n स्क्वायर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज द पाई z e स्क्वायर पाई m, जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये आएगी रेडियस। और वेलोसिटी जो है बेटा nth ऑर्बिट में जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कहां से आ जाएगी, यहां से कंसेप्ट आएगा। देखिए v इज इक्वल टू दैट इज द nh अपॉन क्या है बेटा 2 पाई और m और r। यदि आप nth ऑर्बिट की बात कर दे तो ये क्या जाएगा, rnth आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी nh बाय दैट इज द 2 पाई m एज इट इज बेटा, और rn की वैल्यू बेटा ये रही, ये पुट कर दीजिए दैट इज द n स्क्वायर s स्क्वायर एंड द एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जाएगा ये जाएगा दैट इज द पाई m z e स्क्वायर। तो बेटा जो कैंसिल होता है कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द कैंसिल, ये कैंसिल बेटा, ठीक है।
n से n कैंसल बेटा, h से h कैंसल, तो आपके पास जो टर्म आएगी वेलोसिटी आएगी दैट इज द z ई स्क्वायर। ऊपर तो रहेगा बेटा z ई स्क्वायर और नीचे रहेगा 2 h n एंड एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वेलोसिटी। क्या आएगी बेटा? वेलोसिटी आएगी। और यहां से एक बात आएगी निकल के कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर रेडियस का कंसेप्ट क्या है। बोर रेडियाई क्या आती है बेटा? देखिए ये सिर्फ जो है हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहां से जो r n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फिर फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, 1 2 3 रखोगे तो क्या आएगी? रेडियस जो आएगी बेटा, एटम की जो रेडियस रेशो आएगी वो क्या आएगी? रेडियस रेशो, जो रेशो आएगी रेडियस की वो आएगी 1 रेशो 2 का स्क्वायर 4 बेटा, 3 का स्क्वायर 9 ये आएगी, 2 1 4 9 और फिर 16। तो ये जो एटम का जो स्पेस है वो इरेगुलर स्पेस है। एटम का जो इंटीरियर बेटा दैट इज इरेगुलरी स्पेस, जो ऑर्बिट है दे आर इरेगुलरली स्पेस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। और जो सारी टर्म है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए उस कांस्टेंट का नाम है आपका बोर रेडियाई। क्या नाम बेटा? बोर रेडियाई नाम है। और जिसकी जो वैल्यू है बेटा वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं तो इस फार्मूले को आप याद रखना, दैट इज आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, वेयर आर नॉट जो है बेटा दैट इज द बोर रेडियाई। क्या बेटा? दैट इज द बोर रेडियाई, दैट इज द बोर रेडियाई। ये बोर रेडियाई है और बोर रेडियाई की जो वैल्यू है बेटा 0.53 एंड दैट इज द एंगस्ट्रॉम्स। 0.53 एंगस्ट्रॉम्स ये आ जाएगी बेटा आपकी, या 5.3 इंटू 10⁻⁻11 बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये बोर रेडियस है, इसका तो न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में देखिए बेटा, जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो 1h1 मीन 1s1। तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या बेटा? n है, तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। और यदि फर्स्ट एक्साइटेड है, कौन सी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 4 रहेगी। ये ध्यान रखना आपने, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड में। अब ये क्वेश्चन यहां आता है कि भाई फाइंड द रेडियस रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट एंड द ग्राउंड स्टेट। देखिए बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या बेटा? 2 है। 2 का स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो यहां पर 4 आ जाएगा बेटा। तो 4 आने के बाद आपका जो है क्या आएगी? देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो बेटा रेडियस क्या बनेगी आपकी? दैट इज फर्स्ट में निकालना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब है दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ a नॉट, और a नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज द 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। तो आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा? आंसर आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम्स, दैट इज द रेडियाई। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रेडियाई आ जाएगी हाइड्रोजन एटम की। अब क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन जो मेन पॉइंट हमारा आता था वो जो एनर्जी का था बेटा, एनर्जी वाला जो टॉपिक था कि जो एनर्जी रिलीज होती है जिसमें हम रेडबर्ग कांस्टेंट, एक और ध्यान रखना बेटा, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे 1.097 और 10 टू पावर कितना था बेटा? वो थी आपकी दैट इज यहाँ पर 7। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी बेटा? दैट इज द जो है मीटर इनवर्स, ये यूनिट बनती है बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की। अब यहाँ जो हमारा टॉपिक आता है ये जो एनर्जी वाला, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो आपका एनर्जी से आएगा कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसके बराबर थे बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था बेटा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कई बार तो वैसे टर्म में आ जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज था ZE पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, और इनटू में जो बेटा चार्ज दैट इज द -E। तो बेटा आपके पास ये आया था माइनस, यू कैन से K, ये तो K बन गया ना आपका, -K Z E स्क्वायर बाय R, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी आई थी बेटा आपकी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड
दैट इज ये क्या है था बेटा, एम वी स्क्वायर आई थी। तो जो v था, वेलोसिटी थी, ये आप जो है बेटा वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो गई थी सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या था बेटा, दैट इज द के, चार्ज कितना था जेड ई, और यह चार्ज था ई बाय आर का स्क्वायर था, और ये था बेटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बेटा आर से आर कैंसल, यदि हम यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बेटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा, दैट इज इक्वल टू यू कैन से के एंड जेड ई स्क्वायर बाय आर, यहां 1/2 बेटा, ये 1/2। अब देखो ध्यान से बेटा कि काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। ये तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा पॉजिटिव रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव। अब आप इन दोनों को सम करो बेटा, जब हम सम करोगे तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या आएगी, टोटल एनर्जी बेटा देखो के जेड ई स्क्वायर बाय आर को ले लीजिए कॉमन बेटा, जब जोड़ोगे तो ये तो प्लस का है 1/2, ये क्या बेटा माइनस का, दैट इज -1। तो आपके पास क्या है, ये आपका 1 में से बेटा 1/2 माइनस का, इट मीन -1/2 क्या आ गया आपका, के जेड ई स्क्वायर बाय आर आ गया। और ये जो है देखो ध्यान से, ये कौन सी एनर्जी है आपकी माइनस वाली, ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का क्या कर दे हम हाफ कर दे, या फिर क्या कर दे बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी का क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल एनर्जी आ जाएगी। या फिर बेटा आप देखिए बेटा क्या करना है, आपने इसको हाफ कर दीजिए, यहां हाफ कर दो, यहां बन जाएगी टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 से गुणा कर दूं मैं, इस यहां 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा आपकी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या बना बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी आई बेटा ये आपकी आ रही है, और मैं इसमें से ये टर्म निकाल रहा था ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो दैट इज द ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, इनका न्यूमेरिकल आता है बेटा, इन दोनों टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आता ही आता है बेटा, दोनों टर्म का इंपॉर्टेंट है। कि अब आपने जो है बेटा, क्योंकि हमें टर्म जो है बेटा ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो है आपकी दैट इज जो है किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ टीई। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ टीई रख दीजिए, परली तरफ जाएगा तो माइनस टीई, तो माइनस टीई बराबर है के ई के बराबर, राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका क्वेश्चन आता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है आपका, इस फॉर्म में भी आ सकता है बेटा, और दूसरी जो फॉर्म है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि वहां पर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे कि आपकी जो रिलेशन है, जो टोटल एनर्जी है उसका रिलेशन आता है nth ऑर्बिट में एनर्जी है बेटा, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये थी बेटा आपकी एनर्जी। और इसी से आपका जो है स्पेक्ट्रम सीरीज बनती थी, दैट इज यहाँ क्या था बेटा आपका आर डी रेड ब्रग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर, और यहाँ था बेटा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जो ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज। तो बेटा ये जो सीरीज है देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन जो है देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि n1 इक्वल टू 1 में एंटर करेगा, कहां से, फ्रॉम n2 इज इक्वल टू बेटा कहां, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जो स्पेक्ट्रम ऑफ सीरीज है, जो स्पेक्ट्रम से बेटा आपको जो स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेमन, क्या बनेगा बेटा, लेमन स्पेक्ट्रम। क्या बनेगी बेटा, लेमन सीरीज। क्या आएगी बेटा, लेमन सीरीज आएगी, याद रखना क्या बनेगी, लेमन सीरीज। और इस सीरीज में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इस सीरीज में पूछा जाता है मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ। क्या बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बेटा याद रखना है, बात किसकी हो रही है, लेमन सीरीज। यदि इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां से, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनटू n1 is equal to 1,
तो जो स्पेक्ट्रम, जो लाइट एमिट होगी वो कैसी होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की होगी। कैसी होगी बेटा, अल्ट्रा वायलेट होगी। और उस सीरीज, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा, लेमन सीरीज बोलेंगे। अब यहां पर इस सीरीज में ही आप देख लीजिए बेटा 1 बाय लैम्डा जो है बेटा, यदि मैं बात करूं मैक्सिमम किसकी बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ या लार्जेस्ट वेवलेंथ तो बेटा यहां आर डी या आर एच, ठीक है। और यहां 1 बाय मैक्सिमम में आपने क्या करना, देखिए n1 तो लेमन सीरीज की बात हो रही है, n1 तो क्या रहेगा 1 रहेगा, तो n1 बेटा 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस n2 क्या लेना बेटा, आपने मैक्सिमम, देखिए बेटा जब भी वेवलेंथ क्या लेनी हो, मैक्सिमम लेनी हो किसी भी सीरीज में, प्लीज नोट करें n2 को आप क्या ले लो, n1 में +1 करके ले लो, ठीक है बेटा। और लैम्डा क्या कर लो बेटा, लैम्डा हो जाए मिनिमम वेवलेंथ, हो जाए वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी यदि आप n2 को क्या ले लोगे बेटा, इन्फिनिटी। क्या ले लोगे बेटा, इन्फिनिटी ले लोगे। ये सभी सीरीज के लिए आपने यूज करना है। अब बात आती है मैक्सिमम की, तो n2 क्या लोगे, एक स्टेप आगे, ये 1 है तो आगे क्या जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4 आएगा, तो ये आएगा 4, 4 में 1 गया 3, तो ये बन गया आपका 3/4 एंड दैट इज द RH। ये क्या है बेटा, RH। तो लैम्डा मैक्सिमम जो है बेटा, लैम्डा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा 4/3h, 4/3h दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी बेटा। और यदि मिनिमम निकालनी है इसी सीरीज में, तो मिनिमम के लिए आप लेमन में ही बात कर रहे हैं, मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मैंने अभी बोला बेटा ये RH एंड दैट इज n1 की वैल्यू, क्योंकि ये लेमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन बेटा n2 मैंने अभी बोला है क्या लोगे बेटा, इन्फिनिटी। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा बेटा 0, इट मीन ये बच गया आपका यही टर्म। तो आपके पास 1 बाय लैम्डा मिनिमम जो है बेटा इज इक्वल टू क्या आएगा, RH आ जाएगा। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज ये निकालना है। जैसे कि अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन जो है बेटा पास्टन सीरीज। तो बेटा पास्टन सीरीज में निकालना है, तो बेटा पास्टन सीरीज में जब आप निकालोगे क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द शॉर्टेस्ट, क्वेश्चन किसके लिए बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसके लिए बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा मिनिमम, लेकिन कौन सी सीरीज है, किस सीरीज के लिए, किसके लिए बेटा, पास्टन सीरीज के लिए। कौन सी सीरीज बेटा, पास्टन सीरीज के लिए है क्वेश्चन। तो पास्टन सीरीज, तो इसका मतलब है n1 की वैल्यू, कौन सी सीरीज आपकी है, देखो पहली लेमन, दूसरी बाल्मर, थर्ड पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर P1, तो ये थर्ड सीरीज है। इट मीन n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, थर्ड होगी, और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। लेकिन बेटा मिनिमम में मैंने बोल रखा है, मिनिमम के केस में आपने लैम्डा मिनिमम लेना है, इसके लिए n2 क्या लोगे बेटा, इन्फिनिटी ले लोगे। तो आपके पास 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था बेटा आपका, RH था, और 1 बाय n1 का स्क्वायर, n1 कितना बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, दैट इज RH बाय 9 आ गया। तो बेटा मिनिमम वेवलेंथ जो बेटा दैट इज 9 बाय RH, क्या आएगी बेटा 9 बाय RH आ जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा बेटा। तो मिनिमम वेवलेंथ जो बेटा RH की वैल्यू जो पुट करोगे आपके पास ये आएगा आंसर 818 नैनोमीटर, 818 नैनोमीटर। ये बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई है, क्या ये बेटा शॉर्टेस्ट। और फॉर लॉन्गेस्ट, यदि इसमें पूछ लिया कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी, क्या पूछ लिया बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या करोगे बच्चों, लॉन्गेस्ट में मैंने बोल रखा है बेटा n1 तो पता ही आपको कौन सा सीरीज है, पास्टन है, तो n1 की वैल्यू 3 लेंगे, और n2 मैक्सिमम की बात करें बेटा एक स्टेप आगे ले लो, तो इसका मतलब 1 बाय लैम्डा क्यों जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा एंड दैट इज RH। और यहाँ बेटा 1 बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, तो बेटा आपके पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके चांसेस होते हैं आने के, कर लेना बेटा। अब ये कह रहे बेटा कि यहां पर जो है लेमन बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा भाई,
बाल्मर सीरीज के लिए क्या बनेगी लैम्डा, मिनिमम क्या बनेगा, मैक्सिमम क्या बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम के लिए तो आपने उस सीरीज में जाकर, क्योंकि हमें उस सीरीज में ये पता लगेगा N1 क्या है, N1 से फिर आप जो बेटा जैसे कि वो बात करता है बाल्मर, तो पहली लेमन दूसरी बाल्मर है। बाल्मर सीरीज में बेटा हम बात करें तो बाल्मर सीरीज N1 की वैल्यू 2 रखेंगे, N2 की वैल्यू 3 4 5, लेकिन वो कहता है मैक्सिमम तो क्या रखेंगे 3, मिनिमम कहता है तो N2 क्या ले लेंगे बेटा इन्फिनिटी ले लेंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटा, मैं पहले बोला था ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट स्टेट। देखिए बेटा क्या दी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या दे दी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी बेटा, हाइड्रोजन एटम या किसी की दे दी हो बेटा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है। अब भाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है कि ये आपको टोटल एनर्जी दी है, क्या दी है बेटा, टोटल एनर्जी दी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये टोटल एनर्जी कैसी होती है बेटा, नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि इट इज बाइंडिंग एनर्जी दैट विल रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है टोटल एनर्जी। अब यहां से कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो बेटा मैंने अभी बात की थी कि जो आपकी देखिए ये रहा टॉपिक, ये रहा बेटा यहाँ दैट इज द कि हमें क्या निकालनी है काइनेटिक, तो माइनस कर दो आप टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा टोटल एनर्जी का माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या कर दे बेटा, टोटल का माइनस कर दीजिए, इट मीन आपके पास आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करता है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो बेटा आप इसका जो है ट्वाइस कर दीजिए, आप इसका जो है ट्वाइस कर दीजिए, टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर दीजिए। तो टोटल एनर्जी कितनी है, ये है तो माइनस है, इसका आएगा 27.2 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। सिंपल सा है, आप ऐड भी करके देख सकते हो, इनको ऐड करोगे जब ये क्या बन गया बेटा, आपकी टोटल एनर्जी बन गई। ये क्या बन गया आपका, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यही रिलेशन था आपका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में, यहां से क्वेश्चन बेटा कर लेना, आप जो कर सकते हो बेटा। अब ये कहता है कि the ground state energy of hydrogen atom, this what is the kinetic energy of the electron in the second excited state। भाई second excited state में जो kinetic energy है वो क्या हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले तो जो ground state energy हमें दे रखी है, ठीक है, और कहता है कि what is the kinetic energy of the electron in the second excited state। तो बेटा आप सभी को पता है energy in the nth orbit of the electrons in the hydrogen atom that is the -13.6 electron volt बाय n स्क्वायर इनटू यहां क्या होता है बेटा z स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात है तो क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, डोंट वरी। अब बेटा वो कहता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात आती है तो n की वैल्यू क्या लेते हैं हम बेटा 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 9। जब इसको डिवाइड करोगे बेटा आप -1.9 ये लगभग इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और ये कितनी एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, क्या बेटा ये टोटल एनर्जी होती है। अब उसने काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो बेटा टोटल एनर्जी का माइनस कर दीजिए, क्या कर देना बेटा आपने माइनस, तो टोटल एनर्जी का माइनस कर दीजिए तो क्या आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड उस थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। किसमें बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितनी आ जाएगी, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। यदि बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ही, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, इसका ट्वाइस कर दीजिए बेटा, तो दैट इज 3.02 -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी बेटा आपका टॉपिक हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लोगे बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि भाई ये आपको सीरीज दिखा रखी है, स्पेक्ट्रम दिखा रखा है बेटा, आपको ये दे रखा है, गिवन है पेपर में। कहता है भाई दैट इज द ए, ये ए है बेटा,
ए आपका है ट्रांजिशन, और ये बेटा आपका जो है बी ट्रांजिशन है बेटा, दैट इज द बी ट्रांजिशन, और बेटा ये आपका सी ट्रांजिशन है, दैट इज द सी ट्रांजिशन, और दैट इज द डी ट्रांजिशन, ये डी ट्रांजिशन है। कहते हैं विच ट्रांजिशन शोज द वेवलेंथ, भाई विच इज द ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 275 नैनोमीटर, भाई किस इस वेवलेंथ के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो प्यारे बच्चों आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग रिपीट होता है, तो इसको कर लेना है। कैसे करोगे बेटा, इस वेवलेंथ से रिलेटेड आप एनर्जी निकाल दो। E बराबर क्या होता है बेटा, हाँ यहाँ दे रखे बेटा, ये दे रखा है यहाँ, दैट इज ये दे रखे बेटा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर दे रखे बेटा -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे रखे बेटा आपका -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे रखे बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डोंट वरी, अब अपनी तरफ से करें। सबसे पहले तो इसकी एनर्जी निकाल दो बेटा। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, यहाँ आपने एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या आएगी, एच न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लेकिन ये एनर्जी तो किस में आ रही है बेटा, आपकी जूल में। आपने किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या करना, आपने 6 दैट इज द एच की वैल्यू बेटा, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज द 6.6 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाय जो है बेटा लैम्डा, लैम्डा कितना है 275 नैनोमीटर 10⁻⁹ और बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ ई से डिवाइड मींस 1.6 10⁻⁹ ये ले लीजिए बेटा। जब आप ये लेके करोगे, आपके पास जो बेटा आपका जो आंसर आएगा, दैट एनर्जी जो आएगी आपकी वो 4.5 जो है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा है, आपने इनका इन लेवल का, जैसे ए है तो एनर्जी का डिफरेंस कर लो, इसमें से इसको घटा दो तो 2 आ गया, बी करोगे तो 0 में से ये गया। तो यस, ये जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द बी ट्रांजिशन, किससे है बेटा, बी ट्रांजिशन से कोरस्पॉन्ड करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ये कहता है भाई, देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपका गिवन है बेटा, द सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम has a wavelength of this, find the wavelength of the first member। भाई सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज के सेकंड मेंबर की जो बेटा जो वेवलेंथ है वो गिवन है 5400 वेवलेंथ गिवन है बेटा। हमें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ जो है बेटा निकालनी है। तो बात करें बेटा, ये सबसे आसान जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये आपका दैट इज द लेमन सीरीज। बात करें बेटा किसकी, लेमन सीरीज की। तो बेटा लेमन सीरीज में सभी बच्चों को पता है कि भाई लेमन सीरीज में 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/, लेमन में N1 की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा -1/N2 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, N2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज। भाई सेकंड मेंबर है लेमन सीरीज की, उसकी वेवलेंथ है। सेकंड मेंबर का मतलब है कि जो N2 है उसकी बेटा, इसमें N2 दे रखे हैं सेकंड मेंबर, तो ये आ गया बेटा। और इस केस में वेवलेंथ दे दी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है बेटा वो आपको दे दी है 5400 एंगस्ट्रॉम्स। कितने दे बेटा, 5400 एंगस्ट्रॉम्स दे दी। तो आपने कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर। आपने फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है कि भाई फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उसे कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा आपने। तो पहले क्या करना बेटा, N1 की वैल्यू देखिए बेटा, यहां पर हम पुट करेंगे, देखिए बेटा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालनी है। सेकंड मेंबर बेटा, जो सेकंड मेंबर है इसका मतलब है सेकंड मेंबर में आपने क्या करना बेटा, सेकंड मेंबर में देखिए आपके पास जो सेकंड मेंबर है दैट इज लैम्डा, यस इसकी वैल्यू जो है बेटा n की वैल्यू जो है दैट इज 3, n की वैल्यू क्या बेटा 3। ठीक है, क्योंकि सेकंड मेंबर लेमन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, और N2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी N2 की वैल्यू होती है 2 3 4 5।
क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन आपका कि लेमन सीरीज में द सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम हैज ए वेवलेंथ ऑफ, भाई उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड मेंबर की वेवलेंथ गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है वेवलेंथ, इसकी गिवन है बेटा वेवलेंथ, दैट इज द 5400 एंगस्ट्रॉम्स। और निकालनी किसकी है? इसकी निकालनी है आपने वेवलेंथ, इसकी निकालिए, फर्स्ट मेंबर है। तो बेटा जब इसकी निकालोगे फर्स्ट मेंबर की, तो आप पहले के लिए लगा दीजिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर एच एज इट इज 1 का 1 तो 1 ही रहेगा बेटा, क्योंकि लेमन सीरीज है। अब बात करते हैं बेटा N2, N2 क्या कर दो 2, क्योंकि लैम्डा 1 में N2 कितना है बेटा? फर्स्ट मेंबर बनेगा ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट मेंबर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/1 माइनस 1/4, तो दैट इज कितना आया बेटा? 3/4, सो दैट इज द 3/4 एंड दैट इज आर एच। अब बेटा यहाँ 1/λ2 जो सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर की जो है बेटा यहाँ वेवलेंथ गिवन है, ये दे रखी है, देख लें क्या आएगी। तो लेमन सीरीज इज एनिमल 1 रहेगा माइनस 1 बाय दैट इज ये कितना है बेटा? ये आया सेकंड के लिए 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बटे गया 8, 8/9, ये आ गया बेटा 8/9 एंड दैट इज आर एच। निकालना क्या बेटा? हमें ये चीज निकालनी है, तो ये चीज निकालनी है, ये वाली निकालनी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आपने ये चीज निकालनी है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से, तो यहां डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए 2 को बेटा। जब आप इसको करोगे तो लैम्डा 1 कहां जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा, तो लैम्डा 1 ऊपर आ जाएगा, लैम्डा 2 नीचे आ जाएगा बेटा। तो आपने डिवाइड 2 को किया है, तो 8/9 यहाँ बेटा 8/9 आर एच एज इट इज बेटा यहाँ, ठीक है 8/9 आर एच, और ये उल्टा हो जाएगा बेटा, ये जाएगा यहाँ 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ डिवाइड में 3/4, तो यहाँ 4/3 आर एच, ये आएगा बेटा आर एच से आर एच कैंसिल हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 9 3 27, तो ये आपके पास आया 32/27। और बेटा आपके पास जो है ये टर्म आ रही है लैम्डा 1 बराबर क्यों जाएगा? 32/27 गुणा लैम्डा 2 की वैल्यू, और लैम्डा 2 जो है बेटा आपको गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा आपका 32/27, 32/27 इंटू 5400 एंगस्ट्रॉम्स बेटा। तो यहाँ पर देखो 27 गुणा 2, 200 का कैंसिल हो गया बेटा, 32 दूनी 64, तो आपके आंसर कितना है बेटा? 6400 एंगस्ट्रॉम। कितना है बेटा? 6400 एंगस्ट्रॉम्स। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, आपको ये स्पेक्ट्रम दे रखे बेटा, ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, डन है। तो आपने यहाँ जो एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ग्राउंड स्टेट है, कई बार दी होती है कई बार नहीं दी होती है बेटा, दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दैट इज द सेकंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज द -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ कहते हैं कि विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा जो है बेटा आपका दे रखा है, दैट इज 102.7 नैनोमीटर। भाई कौन सा ट्रांजिशन जो है इस वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोरस्पॉन्डिंग है 102.7 नैनोमीटर। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन करना बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया है क्या करना बेटा। आपने बेटा यहाँ इसके अलावा एनर्जी निकाल देनी है इसके रिस्पेक्ट में, तो एनर्जी क्या आएगी? hc/λ। लेकिन बेटा हमें जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो यहाँ किससे डिवाइड कर दोगे? E से। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज देखिए 6.6 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁴ बेटा 8 बाय लैम्डा कितना दिया बेटा? 102.7 नैनोमीटर में 10 की पावर -9, और बेटा ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। तो ये आंसर जो आएगा किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आई है बेटा आपकी एनर्जी आएगी 12.05। तो जो एनर्जी आई है वो आएगी आपकी 12.05
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियर बाई आप इसको क्या ले लोगे बेटा, नियर बाई दैट इज द 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनमें से कौन से लेवल का जो डिफरेंस है, जैसे कि ये आपको दिखा रखा है बेटा, ए लेवल दे रखा है, और ये लेवल दिया बेटा आपको बी लेवल दिया है, और बेटा ये लेवल दिया है सी लेवल, और ये लेवल जो है बेटा आपको दिया है डी लेवल। इसमें से कौन सा लेवल की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आपका 12.1 है। तो बेटा इस लेवल का तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें से आप इसको घटाओगे तो खुद ही कम है बेटा। देखो ये 1.5 है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ए नहीं बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3.4 है, ये है, तो इसमें से 3.4 में से ये 0.85 जाएगा तब भी नहीं आएगा ये। अब सी भी नहीं हो सकता, अब क्या रहेगा, डी रह गया। अब क्या कहो, एनर्जी का डिफरेंस करना बेटा डी वाले में, मींस माइनस का 1.5 में से जब आप इसको घटाओगे तो 13.6 को, तो कितना होगा आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो दैट इज द राइट आंसर। तो कौन सा ट्रांजिशन है, दैट इज द डी इज द राइट आंसर। कौन सा ट्रांजिशन है बेटा, डी ट्रांजिशन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन हमारे पास जो है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप सभी को पता है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है आर एन, मैंने बता रखा है आर नॉट और एन स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दैट इज द R1, दैट इज द R नॉट इंटू दैट इज द 4, और बेटा ग्राउंड स्टेट में सभी को पता है कि एन की वैल्यू 1 रहेगी, तो R नॉट तो डिवाइड कर दो बेटा, कैंसिल कितना रहेगा 4:1, क्या रहेगा 4:1। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा आगे हम क्वेश्चन जो है इस पार्ट में, जो ये एनर्जी का जो एटम वाला पार्ट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। रदरफोर्ड मॉडल है 5 नंबर का, डायरेक्ट आ सकता है। और बेटा बोर के जो पोस्टुलेट्स है, यस एक कई बार क्या होता है बेटा, बोर के पोस्टुलेट्स में ये प्रूफ करना आ जाता है भाई, सेकंड जो पोस्टुलेट है ये क्या होता है, NH/2π होता है। बिल्कुल सिंपल करना बेटा, आपने V की वैल्यू पुट कर दो और आपने R की वैल्यू पुट कर दो। तो यदि V की और R की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये राइट टर्म आ जाएगी, NH/2π आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना बेटा, ये कर भी रखा है मैंने, डेरिवेशन आप कर लोगे। ये था बेटा आपका 8th का ए पार्ट का। बात करते हैं न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई में जो है बेटा, न्यूक्लियाई जो पार्ट है बेटा उसकी बात करते हैं हम, न्यूक्लियाई पार्ट की। तो न्यूक्लियाई में जो सबसे मेन है वो आपका जो है न्यूक्लियर साइज, जो न्यूक्लियर साइज है बेटा, न्यूक्लियर साइज का क्वेश्चन आता है ये वाला कि R बराबर क्या होता है बेटा, R नॉट A की पावर 1/3। इंपॉर्टेंट है, आता है बेटा। और R नॉट सभी बच्चों को पता है कि R नॉट क्या होता है बेटा, 1.2 फर्मी होता है। ठीक है बेटा। अब यहां जो है कहता है कि भाई कि आपने रेशो निकालनी है इसमें। और एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसका तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ए जो एटम जो देगा बेटा, एलिमेंट जो देगा, ऐसा देगा जिसका मास नंबर का जो है आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। जैसे कि मास नंबर की जो रेशो है बेटा वो दे दी इसने, रेशो द मास नंबर की रेशो है बेटा 1:8 दे दी। तो बेटा R1/R2 करोगे तो आप R नॉट और यहाँ भी R नॉट बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज A1/A2, और इसकी पावर 1/3 ये कैंसिल। तो इसका मतलब A1 कितना, 1, तो 1/8 इसकी पावर 1/3। अरे भाई 8 किसका है, 2 का, तो 2 ये आंसर आपका जो आएगा दैट इज 1/2। क्या आएगा बेटा, 1/2 आएगा। आपका सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, इसका इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशो ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की जो रेशो है बेटा, एक बात याद रखना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है बेटा आपकी, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। वो क्या होती है बेटा, रिमेन कांस्टेंट वो हमेशा कांस्टेंट होगी, नॉट डिपेंड, दैट इज नॉट डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर, नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। किसके ऊपर बेटा, मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और जो उसका ऑर्डर था वो ऑर्डर जो है 10⁻17 था, और यूनिट क्या थी बेटा आपकी, kg/m3। ये था आपका यूनिट डेंसिटी का बेटा, ये हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो मास नंबर आपको कुछ ही दे दे तो न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा हमेशा सेम रहेगी। तो याद रखना बेटा आपने। उसके बाद है बेटा आपका जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आता है। बाइंडिंग एनर्जी का मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना है। बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है बेटा। ये क्या फाइंड आउट करती है? ये फाइंड आउट करती है स्टेबिलिटी। क्या बेटा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है दैट इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज फॉर किसके लिए बेटा? आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। और जो एवरेज वैल्यू होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की होती है बेटा 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एवरेज वैल्यू होती है बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और मास डिफेक्ट, क्योंकि बेटा जो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, दैट इज द, ये आपने फॉर्मूला यूज करना जेड एम पी और प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन दैट इज माइनस मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियाई। कोई भी न्यूक्लियाई है इसकी मास जो है दैट इज द मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को, जो मास डिफेक्ट आपका किस में आएगा? या तो आएगा AMU में बेटा, या मिलेगा आपको किस में? U में। या किस में मिलेगा बेटा? यू फॉर यूनिट। किस में मिलेगा? यूनिट में मिलेगा। तो आपने जब बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मास डिफेक्ट को आपने AMU को हटाकर या U को हटाकर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? वो एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि हमने ये कर रखा है, ये प्रूव भी करा रखा है कि 1 AMU किसके बराबर होता है बेटा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप ये कर सकते हो बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां ये भी आता है कि भाई 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम से कितनी एनर्जी, 5 ग्राम है किसी सब्सटेंस का, उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितना एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है भाई 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 5 ग्राम ऑफ ए 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, हाउ मच एनर्जी क्रिएट। तो बेटा इसमें आइंस्टीन की एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन की, मास कन्वर्टिंग टू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टिंग टू मास, तो E बराबर mc स्क्वायर। तो बेटा यहां से बड़ा सिंपल है, 5 ग्राम है तो ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर दो बेटा। सी का मतलब है 3 इंटू 10⁸, इसका क्या लेना बेटा? आपने स्क्वायर लेना है। तो आपके पास ये आएगा 9 इंटू 10⁻16 और 5 इंटू 10⁻, बेटा -3। तो कितना बन गया बेटा? ये आ जाए आपका 45 और इंटू 10⁻, बेटा 13। ये आपकी जो है एनर्जी किस में आएगी बेटा? जूल में। किस में आएगी? जूल में एनर्जी आएगी। एनर्जी जूल में। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो बेटा ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 45 गुणा 10⁻13, इसको डिवाइड कर दो 1.6 10⁻⁻19 से, तो आपकी एनर्जी किस में आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हम आगे इसमें जो मास डिफेक्ट है। यस, मैंने बोल रखा है जो मास डिफेक्ट है, याद रखना बेटा। मास, इसमें फार्मूला क्या लगाओगे बेटा मास डिफेक्ट में? मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपको क्या गिवन हो बेटा? जब आपको गिवन हो रिएक्शन, क्या गिवन हो? रिएक्शन गिवन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन हो। जैसे कि ये रिएक्शन है बेटा, यूरेनियम दैट इज द 92-230 जो बेटा ये दे दिया है 92-238 यूरेनियम आइसोटॉप दे दिया बेटा, एंड दैट इज द थोरियम दैट इज द 90 एंड 234 प्लस क्या निकलेगा बेटा? अल्फा पार्टिकल 24 और प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या दे रखा है बेटा? इसकी मास भी गिवन है, इसकी भी मास गिवन है, इसकी भी मास गिवन है, इसकी भी मास गिवन है। जब मास गिवन होती है तो मास के केस में आपने क्या करना बेटा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है मास के केस में। लेकिन बेटा एनर्जी के केस में आपने क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस एनर्जी। एनर्जी के केस में जब आपको एनर्जी गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा? बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो, तो बाइंडिंग एनर्जी के केस में बाइंडिंग एनर्जी किसकी बेटा? बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी किसकी बेटा? रिएक्टेंट की। ये आपने यूज करना है एनर्जी के केस में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, हर बार क्वेश्चन आता है बेटा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पेयर प्रोडक्शन जो है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज द फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो बेटा न्यूक्लियॉन क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है, मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है बेटा न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी वाला सारा जो कंसेप्ट है बेटा, मैंने आपको अपलोड किया हुआ है वीडियो पे, आप वहां से देख सकते हो। कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है कि विच वन, जो लाइट पार्टिकल है वो जो है फ्यूजन, और जो बारी पार्टिकल है वो फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या होता है बेटा? वो सारा का सारा उसमें किया हुआ है।
तो यहां पर जो एक आता है बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो बेटा इसके लिए आपने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है बेटा, ग्राफ बना लेना है यहाँ। तो ये याद रखना, दैट इज द 1, दैट इज 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये जो r है बेटा, r इज ये किसमें बेटा, फर्मी में है, किसमें बेटा, फर्मी में है। और क्या बेटा, फर्मी में मींस सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। और बेटा यहाँ जो है आपने इसको क्या लेना, 0, क्या बेटा ये लेना आपने 0, और नीचे बेटा यहाँ नेगेटिव है -100, और यहाँ क्या बेटा +100, क्या बेटा +100। और ये जो है आपके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है बेटा, ये क्या बेटा आपकी एनर्जी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना ये एनर्जी है। और ये क्या बेटा, ये कौन सी एनर्जी थी बेटा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इज द फंक्शन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो क्या होगा यदि 0.8, यहाँ एक लिमिट आती है बेटा, 0.8 एक लिमिट आती है बेटा, दैट इज द लिमिट। ये जो लिमिट है बेटा ये 0.8, क्या बेटा 0.8, एंड यू कैन से 0.8 जो लिमिट है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, r0, क्या लेंगे बेटा, r0 लेंगे। यहां तक यदि डिस्टेंस है तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव। बेटा देखिए इससे नीचे रहेगा, ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम जो है कहां, एट r इज इक्वल टू 0.8, इस पे मिनिमम रहेगी बेटा। और जो है न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बेटा अट्रैक्टिव हो जाएगी, जो r जो है ग्रेटर देन जो है बेटा, हाँ r की वैल्यू यदि ज्यादा है इससे तो अट्रैक्टिव नेचर है, और कम है तो बेटा ये देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसे ग्राफ बना देना आपने। और इससे कम रहेगा तो बेटा रिपल्सिव है, और ये ग्राफ बना सकते हैं बेटा। ये जो नेचर है, ये वाला जो नेचर है बेटा आपका रिपल्सिव है, कैसा बेटा, रिपल्सिव नेचर। ये कौन सा बेटा, रिपल्सिव, और ये कौन सा बेटा, अट्रैक्टिव, कौन सा बेटा, अट्रैक्टिव। तो बेटा ये देखिए यदि जो फंक्शन है जो r है, r इज ग्रेटर देन r0, तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव। और r जो है बेटा यहाँ क्या हो रहा है, r इज लेस देन r0, तो क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सिव, क्या बेटा, रिपल्सिव। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, अट्रैक्टिव हो जाएंगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मिनिमम कहां पर, एट r0। तो अब यहाँ ये ग्राफ बनाने के बाद जो है इसका जो है कंक्लूजन क्या क्या निकलता है बेटा, कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ किसके बीच में, बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड अभी एंड मींस क्या बेटा, सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में, मींस यू कैन से r के बीच में क्या क्या है। सबसे पहला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है बेटा, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी इज क्या हो रही है बेटा, मिनिमम है कहां, r0 में, सबसे कम है बेटा। तो क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम कहां पर बेटा, एट r0, एट r0। और r0 कितना बेटा आपका 0.8 फर्मी, r0 क्या बेटा 0.8 फर्मी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उसके बाद है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ये देखिए बेटा यदि r की वैल्यू क्या ग्रेटर देन r0 है तो सेकंड क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बेटा बिकम क्या बन जाएंगे बेटा, अट्रैक्टिव, बिकम अट्रैक्टिव कब, एट r इज ग्रेटर देन r0। थर्ड बेटा जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम रिपल्सिव कब बेटा, रिपल्सिव हो जाएंगी कब, जब r जो है बेटा क्या रह जाएगा, लेस देन r0, r इज लेस देन r0। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस है बेटा डिक्रीज कर रही है रैपिडली, ये शो कर रहा है बेटा, ये रहा एकदम, ये देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बेटा इज रैपिडली एकदम डिक्रीज होंगे बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहां पर, एट r0, न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्रीजेस रैपिडली एट r0। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाइंडिंग। मैंने पहले बोला था बेटा आपको बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियस जो कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट करती है, वो स्टेबिलिटी एक और चीज फाइंड आउट करती है बेटा, याद रखना, स्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी जो है बेटा किससे फाइंड आउट होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किससे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है किसी में दूसरे न्यूक्लियाई से, तो इसका मतलब वो क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, लाइक दिस। ये दे दिया आपको 3 और 7, और एक यू दे दिया बेटा 4 और 7, ये दे दिया। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 3 है, तो ये क्या, मोर स्टेबल, क्या बेटा, ये मोर स्टेबल, दैट इज द मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है आपका। ठीक है बेटा, तो अब इसी का तो रीजन है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के कारण बेटा जो चीज अनस्टेबल थी वो क्यों थी, अपने आप टूटेगी, जिसके कारण जो है रेडियो एक्टिविटी जो है, जो हेनरी बैकरल ने खोज की थी बेटा रेडियो एक्टिविटी की, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या बेटा, बैकरल है, बी क्यों, कि 1 डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, गिवन था कि ए न्यूक्लियस विद मास नंबर, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए बराबर है 240, जो ए दिया है वो कितना दिया बेटा, 240 दिया है, मास नंबर दे दिया है, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज द 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स ईच ऑफ मास नंबर, मींस दैट विल ब्रेक, ये जो है बेटा ये ब्रेक हो गया किसमें बेटा, ब्रेक into 2 parts, break into 2 parts of mass number, जो मास नंबर है बेटा 120 each, हर एक का कितना बेटा 120 है, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है बेटा इनकी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दे रखिए भाई, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, आपने यहाँ क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, भाई जो एनर्जी है वो निकल, एनर्जी रिलीज जो है बेटा हमें वो फाइंड आउट करनी है, निकल जाएगी बेटा कैसे। अब की बार आपको क्या दे रखा है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, हमें पहले क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। भाई ए जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कोई चीज है बेटा न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर लाइक दिस, ये ऐसे क्वेश्चन है भाई, एक्स है इसका कितना था बेटा 240 था, ठीक है, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, दोनों सेम है तो y में डिवाइड हो गया, इनका कितना बेटा 120 या 2 है बेटा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दे रखी बेटा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दैट इज द, ये दिया बेटा आपको दैट इज 7.6, कितना दिया 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या दिया बेटा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दिया 8.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बेटा आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रखा है, आपने एनर्जी के केस में मैंने बोला था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अब यहाँ 2 हैं, दोनों सेम है, तो इसलिए बेटा पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए प्रोडक्ट की। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, ए को मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू 8.5, तो बेटा ए कितना हमारे पास, ए है 120, तो इसका मतलब 120 इंटू 8.5, ये तो किसकी आई, एक जने की आई, ओनली फॉर वन, कितने हैं 2 है, तो इसलिए किससे आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी जो है किसकी बेटा, प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोडक्ट की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा बेटा 240 इंटू 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई प्रोडक्ट की। अब रिएक्टेंट की कितनी दे रखी, बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा रिएक्टेंट की निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कैसे, ये देखिए ए को मल्टीप्लाई कर दे, ए कितना 240, तो 240 गुणा 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 साल से लगातार आया हुआ है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना आप। अब यहां पर क्या दिया बेटा, हमें पता है हमें करना क्या है बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट है, तो एनर्जी रिलीज जो है, एनर्जी जो रिलीज होगी बेटा, जो एनर्जी रिलीज आएगी, तो एनर्जी रिलीज दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, तो 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, तो बेटा और ये किस में आएगी, दैट इज द मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आएगा 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। ये तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कि एक्स जो है इसमें टूटा है बेटा। अब की बार क्या दे सकता है एग्जाम में कि कोई एक्स है जिसका यहाँ आपको दे रखा है, और यहाँ इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी दे रखी है 7.6, कुछ भी दे रखा है बेटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहता है ये 2 जनों में टूट गया, एक ये है 110 और एक ये है, यहां दिया 130, ये दे दिया 130,
इसमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी गिवन होगी आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इसकी भी गिवन होगी बेटा, और इसकी भी गिवन होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इसकी भी गिवन होगी। तो बच्चों पहले आपने क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऐसे निकाल लीजिए और इसकी ऐसे, मींस बाइंडिंग एनर्जी यहाँ ऐसे ही ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ए कितना 110 है बेटा, 110 है, 110 को जो भी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ गिवन होगी उसके साथ जो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे इसको, तो ये प्रोडक्ट की हो जाएगी माइनस रिएक्टेंट की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई जो पार्ट है बेटा इसमें हमने किया है आपका जो मॉडल है बेटा, सबसे पहले रदरफोर्ड जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसने ये बताया था कि एटम क्या बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा जो मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट थी आपके एटम के पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, इंपॉर्टेंट था। थर्ड पॉइंट था बेटा आपका वो था इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें डेरिवेशन आ जाता है वेलोसिटी का, फिर आ जाता है रेडियस का, फिर आ जाता है एनर्जी का। क्वेश्चन जो आ सकते हैं जो इनसे सिमिलर क्वेश्चन है वो सारे मैंने करा दिए बेटा, और कुछ यूट्यूब पे वीडियो पे बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वीडियो अपलोडेड है, और टॉपिक सारे ही कवर्ड है, तो आप वहां से देख के कर सकते हो अपनी तैयारी।